कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत था आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज से आपके लिए वीडियो की जो क्लासेस हैं स्पेशली, ठीक है। अब मैंने पहले आपसे कहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा हल्की चीज़ें नहीं कराऊंगा मैं, लाइक उत्तराखंड की गांधी किससे कहते हैं, सिरदेव सुमन जी कब शहीद हुए थे, इसके अलावा टिहरी को कब भारत में सम्मिलित किया गया था। ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये आपको ऑलरेडी पता होने चाहिए। और इवन क्योंकि वीडियो री एग्जाम है, री एग्जाम का क्या मतलब है, कहीं ना कहीं आप लोगों ने पहले उस एग्जाम को दिया होगा, तैयारी की होगी, तो अगर आप पूरे सिलेबस के आधार पर अगर पढ़ रहे हैं तो उसी चीज को दोबारा मैं क्रैश कोर्स के नाम पे पढ़ाऊं, इसके नाम पे पढ़ाऊं, तो ये फिर आपके लिए आपका भी समय बर्बाद, मेरा भी समय बर्बाद, ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा क्योंकि जितने भी डेज बचे हैं आपका चयन एक शर्त पे बहुत इजीली हो सकता है। वो शर्त क्या है, आप सबसे पहले अनावश्यक तथ्यों से भागिए। मतलब आपको मिनिमम पढ़ना है, लेकिन चीजें क्वालिटी होनी चाहिए। जो आप पढ़ रहे हो उसमें क्वालिटी होनी है, क्वांटिटी नहीं होनी। अर्थात आप जो भी तैयारी करोगे उसमें मात्रा मत देखिए आप कितना पढ़ रहे हैं, आप उसकी गुणवत्ता देखिए। यानी आपने क्वालिटी वाली चीजें पढ़ी होंगी तो आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। अब देखिए, क्योंकि आपको जब सारी चीजें पढ़ाई गई हैं तो कहीं ना कहीं एक ऐसा आपको पता होना चाहिए कि यार हम होमवर्क किस तरीके से करें। यानी आज मान के चले डे 1 है, अब इसमें क्या पूरे ध्यान से सुनना, ठीक है। डे 1 समझ के चलिए, जितनी भी क्लासेस होंगी, मैं ये नहीं कहूंगा कि कितनी आएंगी, लगभग 50 45 60 जितनी भी आएंगी, मैं ये कोशिश करूंगा कि जो भी आपको चीजें बताऊं, जो भी आपको समझाऊं, वो आपके काम आ जाए। काम आ जाए का मतलब एग्जामिनेशन हॉल पे आप जाओ तो बेसिक तो आपको पता है, कई चीजें तो आपको पता है, मैं उसको क्यों पढ़ाऊं भाई दोबारा, मैं ये क्यों कहूंगी ये इसको कहते हैं, वो ये है, ऐसा है वैसा ही, क्या फायदा है इससे, बताओ, ठीक है। तो डे 1 में सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको हर दिन, क्योंकि देखना ये क्लासेस हैं तो वीडियो के लिए है, तो सबसे पहले आप अपना होमवर्क तैयार कीजिए घर पे जो आप तैयार करेंगे, क्योंकि बिना इसके ना आपकी गाड़ी आके नहीं पड़ जाएगी, बढ़ पाएगी। आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि यार मैं कहां से शुरू करूं, कहां से शुरू, क्योंकि ये री एग्जाम है और बीच में एक रिदम टूटा हुआ है। रिदम टूटने का मतलब ये है क्योंकि आपने पहले एग्जाम दिया, फिर यूकेपीएससी के हाथ आप पढ़े, फिर आप वहीं आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक जो रिदम है ब्रेक हो गया। उनके पेपर बनाने का पैटर्न अलग है, इनका अलग था। दूसरा, वो जो टीम थी यूके ट्रिपल एससी में पहले वो हट चुकी है, अब नई टीम आ चुकी है, अब वो नई टीम पेपर बनाएगी। तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए, जब अलग अलग टीम आपकी पेपर बना रही है तो आपको ये तो पता होना ही चाहिए ना कि यार हमें किस स्तर की तैयारी करनी है, किस लेवल की हमें तैयारी करनी है। तो इस चीज को ध्यान से समझना, ठीक है। होमवर्क में सबसे पहले देखो, उत्तराखंड के जो डिस्ट्रिक्ट सीरीज है, 13 जिले हैं, उसमें 13 दिनों में ये कंप्लीट करना है। यानी पर डे एक जिला सीरीज आपको क्या करनी है, जिला सीरीज का एक पार्ट क्या करना है, एंड करना है। अर्थात अगर आप देहरादून से शुरू करते हैं, क्योंकि नोट्स आपके बने हुए हैं, अगर जिसके नहीं बने हैं, जो पढ़ना चाह रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है, पढ़ सकता है जिला सीरीज। तो 13 दिनों में 13 जिले कंप्लीट होने चाहिए। तो आप सोचिए, जिला सीरीज जब एंड कर पाएंगे तो बेसिक चीजें आपको वैसे ही कवर हो जाएंगी। यानी झील कहाँ है, मंदिर कहाँ है, मेले कहाँ लगते हैं, ये नदी कहाँ है, ये सब चीज आपकी कवर हो जाएंगी। एक बहुत अच्छा खासा पोर्शन आप लोग तैयार कर लेंगे जिला सीरीज सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने के बदौलत पे, ठीक है। तो 13 दिनों में 13 जिले आपको क्या करना है, रिवीजन करने हैं, ठीक। उसके बाद जैसे आप 13 दिनों में रिवीजन करेंगे, आज जैसे पहला दिन होगा तो जिला सीरीज का, क्योंकि रिवीजन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। आपका नोट्स बना हुआ है, जिला सीरीज का एक पार्ट, मतलब इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज की एक वीडियो, ठीक है। यानी एक टॉपिक, ये भी प्लेलिस्ट में पड़ा है, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज का एक टॉपिक, जिला सीरीज का एक जिला, और तीसरा यूके हिस्ट्री। फिलहाल इतना रिवीजन करना है एक दिन में, सोचो, तभी तो गाड़ी पड़ेगी यूके हिस्ट्री का कोई एक टॉपिक, ठीक है। जब इतना चीज आप एक दिन में कर पाओगे तभी तो आपको लगेगा कि यार हाँ हमारी प्रोग्रेस सही चल रही है। ये था उत्तराखंड का, ठीक है। पहले दिन क्या करना है, जिले सीरीज का एक जिला, देहरादून शुरू किया तो पूरा देहरादून खत्म कर दो। इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज के नोट्स बने होंगे या प्लेलिस्ट में जो भी होगा कोई एक टॉपिक, उसके अलावा उत्तराखंड इतिहास का कोई एक टॉपिक, कहीं से भी शुरू करो। अब ये नहीं कि डायरेक्ट चंद ही पढ़ दो, ये कर दो, आप भले कुनिंद से पढ़ो, कत्यूरी से पढ़ो, कहीं से भी, जहां से भी पढ़ना है, ठीक है। परीक्षावान ही क्यों नहीं, फिलहाल के लिए। दूसरा, जैसे आप जीएस शुरुआत करोगे, मैं आपसे कहूंगा एनसीईआरटी महेश बर्णवाल जी की जीएस को शुरुआत कर लीजिए और ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव या घटना चक्र ऑब्जेक्टिव से डेली एक एक टॉपिक प्रैक्टिस कीजिए। यानी आपका कहने का मतलब है, जीएस में आपको क्या करना है, महेश बर्णवाल जी की एनसीईआरटी सार की शुरुआत कर दीजिए, ठीक है। ये अब ये अपने कंफर्ट जोन जितना आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटी सबकी अपनी अपनी है, समय सब अपना अपना देते हैं। अब मैं ये तो नहीं बताऊंगा एक इतिहास भी पढ़िए, एक भूगोल पढ़िए, जितने टॉपिक पढ़ पा रहे हैं आप, 2 टॉपिक पढ़ पाते हैं 2 पढ़ लीजिए, 3 पढ़ पा रहे हैं 3 पढ़ लीजिए, जितने आप पढ़ पाते हैं एनसीईआरटी 60 जीएस में। उसके साथ क्या करना है, ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव या कह रहा हूं इन दोनों में से एक, घटना चक्र ऑब्जेक्टिव, जो भी आपके पास है,
इनके प्रैक्टिस कीजिए। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। आप टिक मारिए, आप गोले मतलब लगाते रहिए, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, ये डेली प्रोसेस पे आपका होना चाहिए। आप टॉपिक अपने हिसाब से तय कर लेना। अब मैं आपको ये सलाह दूंगा कि जैसे मंडे है, सोमवार मंगलवार बुधवार आप हिस्ट्री के साथ पॉलिटी देखिए, बृहस्पति शुक्र शनि और ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमिक्स देखिए, ठीक है। ऐसे अगर आप शेड्यूल बनाएंगे और संडे को कंप्लीट रिवीजन करेंगे तो आपके लिए फायदा हो जाएगा, ठीक है। जीएस तीसरा रहता है बच्चों अपने आप में क्या, हिंदी। हिंदी तो आपको डेली एक टॉपिक, इसको ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट एक टॉपिक पर डे, कोई भी, ठीक है, अपने सिलेबस के हिसाब से एक टॉपिक। जैसे आज देख लेना भाषा, भाषा का विकास, भारतीय भाषाएं या पश्चिमी हिंदी वर्ग, पूर्वी हिंदी वर्ग वाला जो टॉपिक है, तो डेली एक टॉपिक देखना है। इसके साथ साथ जब आप इतना डेली रिवीजन करोगे, जब आप थक चुके होगे, थक के चूर हो चुके होगे, पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा, उस समय पे कुछ क्वेश्चन एक आध टॉपिक रीजनिंग का लगा लेना और कभी कभी कंप्यूटर पढ़ लेना, ठीक है। बाकी करंट अफेयर वगैरह एडवांस चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये आपका कॉमन रहेगा, ठीक है। ये आपको इस तरीके से शुरुआत करनी है और पर डे अपना हर कोई छात्र अपना शेड्यूल बनाए और उस शेड्यूल के आधार पे क्या करना है, आगे बढ़ना है। और मैं यहाँ पे अनावश्यक रूप से आपको परेशान नहीं करूंगा फालतू के फैक्ट बढ़ा के, ठीक है। देखिए डे 1 में हम क्या देखेंगे, मैंने आपसे पहले कहा कि हम सिर्फ वही चीज देखेंगे जो मैंने कहा भी था टेलीग्राम में, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अब कवि समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डे 1 हम लोग देखते हैं और ये देखेंगे हम कहाँ, आर्थिक सर्वे से कुछ ऐसे प्रश्न जो आपको आने चाहिए और आपको पढ़ के ही अच्छा लग जाएगा कि यार आप कहोगे हाँ यार ये प्रश्न आज तक मुझे क्यों नहीं आता था या मुझे क्यों नहीं आना चाहिए था। तो मैं आपको इसमें बेसिकली करंट अफेयर्स जो आपकी वीडियो के लिए, ठीक है, सरकार के आंकड़ों पर आधारित प्रश्न, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के, कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर के और कुछ हिंदी जो टिपिकल टाइप की होगी, कभी कभी उत्तराखंड का कुछ अच्छा क्वेश्चन अगर इस टाइप का कुछ पोर्शन मिलता है वो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए आज भले ही छोटी वीडियो रहेगी, पहला दिन है, पहला देखना है हाल ही में, देखो ऐसे देखो, वर्ष 2021-22 के अनुसार यूके क्या है, ठीक है। ये किसका है, डे 1 यूके का चल रहा है, ठीक है। यूके इकोनॉमी सर्वे लिखो, इकोनॉमी सर्वे पार्ट 1। और इकोनॉमी सर्वे का कौन से ईयर का, इकोनॉमी सर्वे 22-23, ये 2-3 क्लासेस आएंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है, ठीक है। इकोनॉमी सर्वे 22-23 का है। तो वर्ष 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का जीडीपी में योगदान, ठीक है। यानी वर्ष 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में, ठीक है। यानी 3 क्षेत्र आप जानते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था के, एक होता है प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि और उससे संबद्ध चीजें आती है, ठीक है। एक होता है द्वितीयक क्षेत्र जिसमें विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है और तीसरा आता है सेवा सेक्टर यानी तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। इसको तृतीयक बोलते हैं। तो कभी कभी ना उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में इनका योगदान पूछ देता है कि कितना कितना परसेंट रहा। तो प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है बच्चों वो है लगभग कितना, 12.36% और द्वितीयक का है 46.21%, ठीक है। ये लिखो 12.36%, ये 46.21%, और इन दोनों को जो ऐड करोगे उसके बाद 100 में से माइनस करोगे, यानी जो बचा वो किसका है, तृतीय के सेवा क्षेत्र का, वो है अपने आप में 41.43%, जो लेटेस्ट सरकार के आंकड़े हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि इसमें उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक क्षेत्र योगदान किस क्षेत्र का है, तो आपका द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय को मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं, विनिर्माण क्षेत्र भी बोलते हैं, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। प्राथमिक कृषि व उससे संबद्ध क्रियाकलाप आएंगे। थर्ड में क्या आता है, सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र, ठीक है, परिवहन, भंडारण, विद्युत, ये सब चीजें, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सेकंड यहीं पे लिखो वर्ष 2022-23 के अनुसार, ठीक है, लिखो वर्ष 2022-23 के इकोनॉमी सर्वे के अनुसार पर कैपिटा इनकम और जीडीपी का जो टारगेट है, यानी पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय का अनुमान कितना बना है, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, ये है 2,33,000, ठीक है, 2.33 लाख, 2,33,000। और जीडीपी का जो टारगेट रखा है वो कितना रखा है बच्चों, 3.02 लाख, ठीक है, लिखूं 3,02,00,000, 2,33,000 होगा, लाख नहीं है, ठीक है। ये 2.33 लाख, 2,33,000, ऐसा कर दो, 2,33,000 है, नहीं 2,33,000 रुपया, और जीडीपी 3.02 लाख का, ठीक है, इतने का जीडीपी का टारगेट रखा है। अब देखना बच्चों, एक चीज आपको पता होना चाहिए, उत्तराखंड में ये ध्यान रखना, ठीक है, ये ऐसे कंफ्यूज हो रहा है, ऐसे कर दो इसको 2,33,000, ठीक है, ऐसे।
अब देखो उत्तराखंड में आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जैसे आपने वो सुना होगा ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई बोलते हैं उसको, यानी अपने आप में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। यानी जब महंगाई यानी मुद्रास्फीति का आकलन किया जाता है, उसका कैलकुलेशन किया जाता है, तो उसमें 2-3 मेथड आती हैं। उसी में एक क्या है, सीपीआई यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक लिखना, ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। या ये कैसे कैलकुलेट होता है बच्चों, एक टोकरी होती है, एक डाली होती है, उसमें क्या रखा जाता है, अलग अलग वस्तु यानी जो यूज में होती है बेसिकली, उनका वेटेज रखा जाता है। जैसे बहुत जो डिमांडिंग चीजें जो नेसेसरी है उसका अधिक वेटेज होगा। अब देखो कार आप कितना लेते हैं बताइए, कार कितने लोग लेते होंगे, डेली तो कार लेते नहीं है, लेकिन खाना तो डेली खाते हैं ना। तो कार को आप सीपीआई में बहुत कम वेटेज दोगे, क्योंकि क्या करना है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में उस चीज को रख के। या कोई नमक, नमक को क्या करोगे इतना ज्यादा रख के, नमक लिमिटेड तो खाओगे ना, नमक के रेट बहुत ज्यादा हो गए तब भी आपको उतना ही खाना है, बहुत कम हो गए तो उतना ही खाना है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके रेट अचानक से बढ़ जाए तो लोग उसका उपभोग कम कर देते हैं, उसको यूज करना कम कर देते हैं, जबकि उसके रेट अगर अचानक गिर जाए तो लोग एक्स्ट्रा उसका स्टॉक जमा कर देते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है बच्चों, इसमें हम कुछ वस्तुओं को रखते हैं, उसके आधार पे हम महंगाई मुद्रास्फीति तय करते हैं और उस वस्तु के वेटेज को देख के, यानी इसका कितना रोल है उस महंगाई में। अब ज्यादा खपने वाली चीज होगी, जो नेसेसरी है, उसको ज्यादा वेटेज रखेंगे, कम होगा तो कम रखेंगे। तो उत्तराखंड उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में उत्तराखंड में जो सीपीआई है बच्चों, उसमें जो वर्गीकृत वस्तु है उनके भारित यानी सबसे अधिक है खाद्य एवं पेय पदार्थ का भार, ठीक है, लिखो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वर्गीकृत वस्तुओं का भार। यानी इसका क्या मतलब है, अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अनुसार उत्तराखंड में इनमें से किस वस्तु को सर्वाधिक वेटेज यानी भारित किया गया है, तो सबसे ज्यादा किया है बच्चों खाद्य एवं पेय पदार्थ का, जिसका वेटेज है कितना, 45.86%, ठीक है, लिखो सबसे ऊपर आएगा खाद्य एवं पेय पदार्थ, खाद्य एवं पेय पदार्थ ब्रैकेट में लिखो 45.86%, ठीक है। दूसरे में जो आता है बच्चों वो आता है क्या, आवास, जो कि 10.07% है, लोगों के पास घर है या नहीं है, आवास 10.07%। तीसरे में आएगा कपड़ा प्लस जूता, कपड़े व जूते, ये भी तो नेसेसरी है ना, तो ये तीसरे नंबर पे आएगा। और फोर्थ में फिर अदर चीजें आ जाती है, अन्य इससे ज्यादा होता है, लेकिन 10 कपड़े और जूते को भी मतलब ये उसके बाद इसका परसेंट नहीं लिखना है, उसका ईंधन व प्रकाश लिख लो, ठीक है। आवास के बाद कपड़े व जूते, फिर ईंधन व प्रकाश, लाइट वगैरह जो चाहिए, ठीक है, ईंधन व प्रकाश, ये जो है अपना ये वेट, इनका अंदर लिखना नहीं है। अब इससे क्योंकि इसके अलावा अदर में क्या चीज आएंगी, अदर में छोटी मोटी चीज आएंगी, वो अदर का रोल इनसे ज्यादा हो जाएगा, यानी इसके बाद अदर ही आएगा। लेकिन वो अदर में आप बहुत चीजें रखोगे ना, तो अदर नहीं पूछेगा आपसे कभी भी। तो आपको ये पता होना चाहिए खाद्य एवं पेय पदार्थ का जो महंगाई कैलकुलेट होती है उसमें सबसे ज्यादा वेटेज इसका है, तो इसको देखेंगे ये कितना परिवर्तित होता है, तो उसके उतने अंक रख दिए। आवास उससे कम है तो उसके उतने अंक रख दिए, तो फिर ओवरऑल एक कैलकुलेट करके ये निकलता है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पूछता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वर्गीकृत वस्तुओं में उत्तराखंड में सर्वाधिक भारित वस्तु कौन सी है, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखना बच्चों एक, क्योंकि FRBM बहुत फेमस एक्ट है, इसको ब्रैकेट में लिख लो, यहां पे लिख लो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये किस वर्ष का है, 2003 का है, ठीक है। ये भारत सरकार का एक कानून है जिसका नाम है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, यानी इसको हिंदी में लिख लो राजकोषीय फिस्कल राजकोषीय जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी राजकोषीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम इसको बोलते हैं। ये वर्ष 2003 का है। ये FRBM जो एक्ट है बच्चों, ये क्या कहता है, आपको जो राजकोषीय घाटा होगा, फिस्कल डेफिसिट होगा, वो जीडीपी का अधिकतम 3% तक आपको उसको कंट्रोल करना है, ठीक है। तो लिख लो राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3% तक इसमें रख सकते हैं, उससे ज्यादा ना हो, ठीक है। ये कहता है राजकोषीय घाटा, ये भारत सरकार का है, ठीक है। कभी ऐसे भी पूछ देगा, राजकोषीय घाटा जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का
3% तक चल जाएगा। यानी अगर आपका जीडीपी अगर 100 रुपीज है, अगर उसमें राजकोषीय घाटा देखना है तो 100 का 3% आप निकाल लोगे तो 3 रुपए तक राजकोषीय घाटा चल जाएगा, और इतना हमें कंट्रोल करना होगा। तो एफआरबीएम एक्ट कब आया ये आपको पता होना चाहिए, या एफआरबीएम एक्ट से का संबंध किससे है, राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने से संबंधित है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला लिख लो आप लोग, पीएम किसान सम्मान निधि कब शुरू हुई थी? क्योंकि उत्तराखंड में इस क्षेत्र में भी काम किया है, इसीलिए इसको आपको ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि भारत सरकार की योजनाएं हैं और आपका तो पेपर ओवरऑल उत्तराखंड का है, तो हो सकता है कि वो डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन, क्योंकि उत्तराखंड में भी इन योजनाओं पे प्रोग्रेस की है, उत्तराखंड में भी योजनाएं चली हैं और काफी अच्छे लेवल तक चली हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहला लिख लो आप लोग, जो यहाँ पे स्कीम लिखोगे, पीएम किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसकी डेट क्रॉस चेक करनी है। ठीक है, ये कब शुरू हुई थी? वैसे तो 1 दिसंबर 2018 के आसपास ही होगी। एक ये लिखना है। इसमें क्या है देखो, इसमें किसान को ना एक साल में 2-2 हजार रुपए की 6 किस्तें दी जाती है। ठीक है, लिखो किसान को 6K पर ईयर, ठीक है, 6,000 रुपये पर साल दी जाती है, 2K की 3 किस्त। यानी किसान को जो है अपने आप में क्या की जाती है बच्चों, 3 इंस्टॉलमेंट दी जाती है 2K की, और 6,000 रुपये पर ईयर दिया जाता है। तो ये स्कीम जो लागू हुई थी, क्योंकि आपको इसको क्रॉस चेक करना है, संभावित है कि ये वही होगा जो मैं लिख रहा हूँ, 1 दिसंबर 2018 को। ठीक है, एक स्कीम ये पढ़ लेना। दूसरा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ठीक है, लिखो पीएम किसान, ये उत्तराखंड में भी चल रही इसलिए। ठीक है, किसान मानधन योजना, इसमें क्या है, वृद्धावस्था पेंशन से संबंधित है। ठीक है, लिखो वृद्धावस्था पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन से संबंधित है। इसमें क्या है, 18 वर्ष से 40 वर्ष तक लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वर्ष तक इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना कि इसमें किसान वृद्धा मतलब पेंशन योजना है, और ये भी अपने आप में लगभग 9 अगस्त 2019 के आसपास से शुरू हुई थी। ठीक है, लिखो 9 अगस्त 2019 से इसको क्या किया गया था, शुरू किया गया था, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। अगला लिखना है आपको, वर्तमान में उत्तराखंड में कितने हेक्टेयर भूमि पर यूरोपीय सब्जियों का, जैसे ब्रोकली है, ये वो कई यूरोपियन यहाँ पे वेजिटेबल लगती हैं, सब्जियां लगती हैं, लगभग 80 हेक्टेयर भूमि ऐसी है जिसमें यूरोपीय वेजिटेबल्स का यानी यूरोपीय सब्जियों का क्या किया जा रहा है, उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, लिखो यूके में वर्तमान में, यूके में यूरोपियन सब्जियों का उत्पादन, सब्जियों का उत्पादन ये कितने हेक्टेयर पे किया जा रहा है, लगभग 80 हेक्टेयर भूमि पर। ठीक है, लगभग 80 हेक्टेयर भूमि पर लिख दो, ये क्या है, यूरोपीय सब्जियों की खेती यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, अगला लिखना है आपको, राज्य में जो बेसिकली मसाले हैं टॉप 3 कौन कौन से हैं? लिखो लिखो, अदरक भी मसाले में आता है। ठीक है, टॉप 3 मसालों का उत्पादन सबसे ऊपर आता है बच्चों अदरक, इसके बाद हल्दी, फिर लहसुन। ठीक है, यानी अदरक, हल्दी और लहसुन का उत्पादन यहाँ पे टॉप 3 में, सबसे ऊपर अदरक है, फिर हल्दी है, फिर लहसुन है। ठीक है, अगला लिखना है आपको, मैरिनो भेड़ों का आयात कहां से किया जाता है उत्तराखंड में? ऑस्ट्रेलिया से, बहुत फेमस है। ठीक है, लिखो मैरिनो क्या है, एक भेड़ की किस्म है, मैरिनो भेड़ का आयात यानी इंपोर्ट कर रही है। ठीक है, कहां से करती है उत्तराखंड सरकार? ऑस्ट्रेलिया से। और मैरिनो भेड़ के उत्पादन से यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब ऊन इसका निकलता है। तो मैरिनो भेड़ का आयात कहां से, किस देश से किया जाता है, अगर क्वेश्चन पूछता है तो ये ऑस्ट्रेलिया से मैरिनो भेड़ का उत्पादन मतलब आयात किया जाता है। अगला देखना, अलावा अगला देखना, उत्तराखंड सरकार में जैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ मतलब अपने आप में एक शिकायत करने के लिए एक नंबर, हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया था, आपको पता है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो पशुपालक हैं उनको विभागीय परामर्श या विभागीय हेल्पलाइन के लिए एक नंबर लॉन्च हुआ है, वह 9162। लिखो पशुपालकों की सुविधा हेतु हेल्पलाइन, पशु पालकों की सुविधा हेतु हेल्पलाइन। ठीक है, ये कितने हैं, 1962 1962, यानी 1962 यहाँ पे पशुपालकों की सुविधा हेतु एक हेल्पलाइन, विभागीय हेल्पलाइन शुरू की गई है। ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, अगला लिखो,
मत्स्य पालन हेतु उपलब्ध जल क्षेत्र में सर्वाधिक बड़ा क्षेत्र है जो बड़े डैम होते हैं, वृहद जलाशय। देखो अगर कभी क्वेश्चन आता है उत्तराखंड में मत्स्य उत्पादन, मछली के उत्पादन में जो जल क्षेत्र है उसमें सबसे बड़ा कौन सा है, ऑप्शन आ गया झील आ गया, या नदियां आ गया, या वृहद जलाशय आ गया, तो आंसर होगा क्या, वृहद जलाशय। लिखे लिखो उत्तराखंड में मत्स्य पालन हेतु, उत्तराखंड में मत्स्य पालन हेतु उपलब्ध जल क्षेत्र में सर्वाधिक बड़ा, उपलब्ध जल क्षेत्र में सर्वाधिक बड़ा कौन सा है बच्चों, सर्वाधिक बड़ा वृहद जलाशय। लिखो वृहद जलाशय ये है, अपने आप में सबसे बड़ा है। ठीक है, अगला लिखना आपको, राज्य में कितने जिलों में वन पंचायत एक्ट लागू है। वन पंचायत एक्ट 11 जिलों में, राज्य के कितने जिलों में वन पंचायत एक्ट लागू है, यह बच्चों 11 जिलों में। ठीक है, अगला लिखना आपको, सड़क मतलब एक उत्तराखंड में जो वन संसाधन है हमारी, मैंने पहले भी करा रखा है, आप लिखो सीधे सीधे, जायका प्रोजेक्ट कब से चल रही है यहाँ पर, जायका जापान की सहायता से। ठीक है, प्रोजेक्ट ये चल रही है बच्चों 2014-15 से, और जायका प्रोजेक्ट किस देश के सहयोग से है, जापान के सहयोग से। ठीक है, और जायका प्रोजेक्ट क्या है, एक प्रकार से जो वन संसाधन है उनके प्रबंधन के लिए, यानी जो रिसोर्सेज हैं हमारे फॉरेस्ट के, उसके मैनेजमेंट के लिए। तो इसमें लिखो जो वन संसाधन प्रबंधन हेतु ये प्रोजेक्ट चल रहा है उत्तराखंड में। ठीक है, लिखो वन संसाधन प्रबंधन हेतु, वन संसाधन के प्रबंधन हेतु कौन सा यहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहा है, जायका प्रोजेक्ट 2014-15 से चल रहा है। ठीक है, अगला लिखो, सड़क दुर्घटनाओं को कम करने हेतु हमसफर अलर्ट ऐप शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य। ठीक है, लिखो हमसफर अलर्ट ऐप, हमसफर अलर्ट ऐप सड़क दुर्घटना कम करने हेतु, कम करने हेतु। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सड़क दुर्घटना को कम करने हेतु हमसफर अलर्ट ऐप यूके पूरे देश में फर्स्ट है। ठीक है, यूके पूरे देश में फर्स्ट स्टेट है जिसने ये शुरू किया है, हमसफर अलर्ट ऐप। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, सड़क दुर्घटनाओं को कम करने हेतु उत्तराखंड में कौन सी ऐप चल रही है, तो हमसफर अलर्ट ऐप। ठीक है, ये क्वेश्चन वही मैं कह रहा हूँ ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ठीक है, अगला लिखना है इसी प्रकार से, उत्तराखंड में सड़क दुर्घटना कम करने हेतु एक आई रेड योजना चली है, जो कि शुरू हुई थी कब, 24 मई 2022 से, जिसका नाम है इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस। ठीक है, लिखो ये ऐसे लिख दो, आई रेड योजना की शुरुआत कब हुई, आई रेड योजना ये हुई थी बच्चों 24 मई 2022 से। ठीक है, ब्रैकेट में लिखो सड़क दुर्घटना कम करने हेतु, ब्रैकेट में लिख लो सड़क दुर्घटना कम करने हेतु, और इसका फुल फॉर्म लिखो इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस। ठीक है, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस, एक्सीडेंट और डाटाबेस। ठीक है, आई रेड योजना की शुरुआत कब से हुई, 24 मई 2022 से हुई। ठीक है, अगला लिखना आपको, दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना की शुरुआत कब से हुई। यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना वर्ष 2014 से 18 से चल रही है। इसमें क्या है, होम स्टे स्कीम, यानी कोई अगर अपना होम स्टे बनाना चाहता है तो शहरी और पर्वतीय क्षेत्रों में दोनों के अलग अलग मानक हैं। देखो दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना उत्तराखंड में। ठीक है, होम स्टे योजना ये कब से हुई, वर्ष 2018 से। इसमें बच्चों देखो दो अलग अलग हैं, मैदानी भाग और पर्वतीय भाग। पर्वतीय भाग में सरकार क्या करती है, इसमें लगभग अपने आप में 50% की सब्सिडी देती है, अर्थात 15 लाख तक की सब्सिडी मिलती है। ठीक है, 50% तक सब्सिडी, 50% तक सब्सिडी का मतलब 15 लाख तक सरकार पैसा दे देगी अगर आप करना चाहते हो, और मैदानी क्षेत्र में 25% तक
सब्सिडी लिखो। अब यहाँ पर सरकार आपको 7.5 लाख तक का क्या कर सकती है, सब्सिडी दे सकती है अगर आप होम स्टे योजना चलाते हैं तो। ठीक है, तो दीनदयाल उपाध्याय ये बताना चाहिए। अगला लिखना आपको, गंगोत्री और यमुनोत्री के विकास हेतु भारत सरकार एक योजना चला रही है, उसका योजना क्या, प्रसाद योजना। ठीक है, लिखो गंगोत्री प्लस यमुनोत्री विकास हेतु भारत सरकार की योजना इसका नाम है बच्चों प्रसाद योजना। क्या नाम है, प्रसाद योजना। भारत सरकार एक स्कीम चला रही है, इसका नाम है प्रसाद योजना, गंगोत्री और यमुनोत्री के विकास के लिए। ठीक है, अगला लिखना आपको, जो कुमाऊं के अंतर्गत बच्चों मंदिरों के विकास हेतु की स्कीम चली है, मंदिर माला मिशन। ठीक है, चारधाम की तर्ज पे लिखो, कुमाऊं के मंदिर विकास हेतु योजना, विकास हेतु। ठीक है, ये क्या है, मंदिर माला मिशन। कौन से मिशन है, मंदिर माला मिशन, यानी अपने आप में इसको बोलते हैं मानसखंड कॉरिडोर प्रोजेक्ट के अंदर मंदिर माला मिशन। ठीक है, लिखो मंदिर माला मिशन, मंदिर माला मिशन। और ये किसके अंदर है, कुमाऊं के अंदर मानसखंड कॉरिडोर, कुमाऊं के अंदर मानसखंड कॉरिडोर लिख दो, इसके अंदर कुमाऊं के मंदिर का विकास किया जाएगा। ठीक है, अगला लिखना आपको, गौरीकुंड से केदारनाथ तक जो रोपवे बनेगा वो कितना किलोमीटर बनेगा, गौरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गौरीकुंड से केदारनाथ जो रोपवे बनेगा 9.7 किलोमीटर का ये प्रस्तावित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप लोग इसको। ठीक है, इसके बाद बच्चों जो बेसिकली बैंकिंग सेक्टर है, इसके अलावा विद्युत सेक्टर है, ये वो हम अगली क्लास में देखेंगे। आपके लिए जो ये आज की क्लास है, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि थोड़ा छोटी रहेगी, पहला डे था, आपको मैं अभी भी बता रहा हूँ, वीडियो बीपीडीओ में सिलेक्शन के लिए अनावश्यक तथ्यों से दूर रहना। ठीक है, लिमिटेड पढ़ना, और जो चीज़ें हैं वो आपके हाथ में, रिवीजन पे आपको फोकस करना है, क्योंकि आप पहले एग्जाम दिए हुए हैं, इसमें कुछ नया ऐड करने की कोशिश मत करना। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।